मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी। आज आपके सामने बात करूंगा बायोलॉजी के एक चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लास 11th के इस चैप्टर की बात हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिक और एनिमेलिया। क्लियर है बात? इन किंगडम्स में जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सा इसका कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे से डिफर करता है, ताकि इसको अलग अलग किंगडम में बनाना पड़ गया था। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है दो तरह का पढ़ा था हमने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म आते हैं यहाँ पे। उन टर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा, सबसे पहला टर्म आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आता है, फिर थर्मोएसिडोफाइल्स आता है और मिथेनोजेंस आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम हीट कंडीशन जो होगा, हॉट स्प्रिंग्स होगा, उसमें पाए जाएंगे। फिर अगर बात करें हम लोग हेलोफाइल्स का, तो वहां पे कौन पाए जाएंगे? जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते होंगे। और मार्शी एरियाज में कौन पाए जाते हैं? जो दलदल वाला, कीचड़ वाला एरिया होता है, वहां पे कौन पाया जाएगा? तो वहां पे पाया जाएगा आपका मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब वैसे बैक्टीरिया जो मीथेन को जनरेट करते हैं। आ रही बात समझ में? मीथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया मिथेनोजेंस कहलाते हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे? मार्शी लैंड्स में। क्लियर है बात? आगे देखें। आगे देखिए, सेल के स्ट्रक्चर की बात की गई है। जो आर्किबैक्टीरिया है उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो जो सबसे पहले सेल में क्या देखेंगे हम लोग? सेल वॉल को देखेंगे। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल कह रहा है इसके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो दूसरे सेल से डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा भाई? तो डिफर करेगा उसके स्ट्रक्चर में। सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ नॉर्मल सेल वॉल दिया हुआ है बाकी बैक्टीरिया के, और एक सेल वॉल दिया हुआ है आपके आर्की बैक्टीरिया का। क्या अंतर दिख रहा है? बिल्कुल, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे वाला लेयर यहाँ भी है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और जो एस लेयर है, दोनों देखने के लिए मिल रहा है आर्की बैक्टीरिया में। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में एक और नई चीज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन तो देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या देखने के लिए नहीं मिलता है? पेप्टाइडोग्लाइकन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन क्या देखने के लिए मिलता है? तो स्यूडोम्यूरिन की लेयर देखने के लिए मिलती है। आ रही बात समझ में? जो स्यूडोम्यूरिन की लेयर है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आ रही बात समझ में? स्यूडोम्यूरिन की लेयर यहाँ पे कहाँ पे? आर्की बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलती है। आगे बात करें, ये देखिए यहाँ पे स्यूडोम्यूरिन की लेयर आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे इस जगह पे ये रहा स्यूडोम्यूरिन का लेयर। आगे देखें, कह रहा है सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में जो होगा ब्रांच्ड चेन लिपिड पाया जाएगा। आ रही बात समझ में? सबसे पहले क्या आया? सेल वॉल, फिर बात आया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा? तो ब्रांच्ड चेन लिपिड पाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? कह रहा है दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो एक्सट्रीम कंडीशंस मैंने 3 आपको बताए थे, कौन कौन से? थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ये 3 एक्सट्रीम कंडीशन जो मार्सी एरियाज वगैरह है, इसमें उनको रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। ब्रांच चेन लिपिड जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। कह रहा है मेथनोजेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल ruminants एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो। जो मवेशी वगैरह होते हैं, गाय, बैल, भैंस, इन सब के जो रूमेंस होते हैं, जो उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वहां क्या पाया जाता है? आपका मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वहां भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि गाय जब काव डंग देती है, गाय जब गोबर देती है, उस गोबर से हम लोग क्या उत्पादन करते हैं? बायोगैस प्लांट में बायोगैस का उत्पादन करते हैं। उस बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने फ्लेमेशन के लिए यूज करते हैं, जलाने के लिए चीजों को यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो वहां पे भी मीथेन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथेनोजेंस मौजूद है। कहाँ पे? तो जो ये रूमिनेंट है एनिमल्स, उनके रूमेंस में, उनके गने की काव और बफेलो जैसे एनिमल में। ठीक है, मिथेनोजेंस आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मीथेन गैस। पहले ही मैंने बताया है, जो मिथेनोजेंस होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। अरे हाँ या ना? आ रही बात समझ में? चलिए आगे बात आती है यू बैक्टीरिया के बारे में।
यू बैक्टीरिया के बारे में कह रहा है, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू मतलब होता है ट्रू, और बैक्टीरिया को तो आप जान रही हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो कि लगभग लगभग हर जगह पाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में, इन जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन पाया जाएगा? यू बैक्टीरिया पाया जाएगा। मेथनोजेंस कैसे हैं? आर्की बैक्टीरिया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? मेथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। किस लिविंग बॉडी के में पाया जाता है? मार्शीलैंड के अलावा जो भी मवेशी होते हैं, जो भी कैटल्स होते हैं, उनके जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, यानी जैसे काव, बफेलोज, इन सब के जो गट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई? तो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया के आर्की बैक्टीरिया? तो आर्की बैक्टीरिया। आ रही बात समझ में? क्या करते हैं वो? मीथेन का जनरेशन करते हैं। मीथेन किस काम में आता है? बायोगैस प्लांट में काम आता है। यानी कि मीथेन कैसा गैस हुआ? फ्लेमेबल। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलिए आगे देखें। वेर वेरी फ्यू फॉर्म्स कैन सर्वाइव। वैसे फॉर्म जो कि बहुत कम जगह सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि डीप ओशियन में और स्नो में, बहुत ठंडे जगह पे, बहुत गर्म जगह पे, इस ऐसे जगह पे कौन पाया जाएगा? आपके यू बैक्टीरिया। आ रही बात समझ में? देखिए यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। 3 माइक्रोमीटर या 3 माइक्रॉन्स का इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्लैजिलम पाया जा रहा है। फ्लैजिलम आप जानते हो क्या होता है? एक से अधिक होगा तो फ्लैजिला, यहाँ एक दिखा रहा है, ये एक सिंगल होगा तो फ्लैजिलम, एक से अधिक है तो फ्लैजिला हो जाएगा। क्लियर है बात? फ्लैजिला के अलावा और क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, और अंदर में क्या है? डीएनए। डीएनए होगा या आरएनए होगा? केवल केवल डीएनए पाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आरएनए मोस्टली किस में पाया जाएगा? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा ऐसा थिंग है जिसमें आप कह सकते हैं कि डीएनए नहीं आरएनए पाया जाता है? तो वायरसेस में आरएनए पाया जाता है। क्लियर है बात? आरटीपीसीआर का नाम किन लोगों ने सुना है? आरटीपीसीआर के बारे में जो लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में कमेंट में लिखेंगे। आरटीपीसीआर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? आगे मैं बताऊंगा जरूर जब आएगा उसका। देखिए, आर मेनी ऑफ बैक्टीरिया लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स एंड सम ऑफ देम आर सिम्बायोट्स। ठीक है, सिम्बायोट्स होंगे, ठीक है, क्या करेंगे? किसी न किसी दूसरे पैरासाइट होस्ट के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहेंगे, ठीक है। इनमें से जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं कैसे होते हैं? पैरासाइट के रूप में रह रहे होते हैं। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। देखिए डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज होगा तभी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? मिनरल ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो कहाँ से जाएगा? प्लांट में ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो कि क्या करेगा? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के क्या बनाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है बीच बीच में पॉज करके लिखते चलेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। 4 अलग अलग जो है शेप दिए हुए हैं। देखिए पहला शेप है स्फेरिकल, जो कि कॉकस कहलाएगा। उसके बाद क्या है? देखिए रॉड शेप, जिसको बैसिलस बोलेंगे। उसके बाद क्या है? देखिए रॉड शेप दिख रहा है आपको, इसको बैसिलस बोलते हैं। ऐसा शेप होगा तो बैसिलस। इसके पहले हमने देखा कैसा? इस तरह का कोकुन्स के शेप। कोकुन्स जानते हैं आप लोग? जो सिल्क वार्म होता है वो कोकुन्स कहलाता है। उसके जैसा शेप, जो गोल गोल शेप होगा, राउंड शेप या स्फेरिकल शेप, वो क्या कहलाएगा? कॉकस। अगला वाला क्या है? ये आपका सिलेंड्रिकल शेप, जो रॉड शेप होगा, वो क्या कहलाएगा? बैसिलस। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? देखिए डायग्राम में आपको दिख पा रहा है, कॉमा शेप विब्रियम, या विब्रियो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे विब्रियो कॉलेरी क्या है? कोलेडा का यूज करता है। कोलेडा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से, ठीक है। वो कैसा है? विब्रियो। इसका मतलब कॉमा शेप्ड होगा। तो विब्रियम किसको बोलेंगे? जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। अरे हाँ या ना? देखिए यहाँ पे कॉमा शेप्ड है, गोल गोल घूमे हुए कॉमा के जैसे। स्पायरल शेप, जो स्पायरल शेप होगा, इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? स्पायरलम। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, घुमा घुमा हुआ है, स्पायरल शेप है, तो क्या कहलाएगा? स्पायरलम, यानी कि स्पायरल शेप। अरे हाँ या ना? चलिए
आगे देखें, बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल कंसिस्ट पेप्टाइडोग्लाइकन आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहलाता है। मोस्टली क्या पाया जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पाई जाएगी, जो कि अगर देखा जाए तो आपके आर्की बैक्टीरिया में नहीं पाया जा रहा था। आर्की बैक्टीरिया में कैसा पाया जा रहा था, स्यूडोम्यूरिन की लेयर पाई जा रही थी। याद आया? अरे हाँ या ना, स्यूडोम्यूरिन के लेयर पाई जा रही थी, ना कि पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर। देखिए यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर दिख रही है, यहाँ पे ज्यादा बड़ी लेयर है, ज्यादा मोटी लेयर है, और यहाँ पे छोटी सी एक पतली लेयर है, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसको और क्या बोल सकते हैं, म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड। म्यूरिन की लेयर को क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। म्यूरिन की लेयर को पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। और जब म्यूरिन के जैसी कोई दूसरी लेयर प्रेजेंट है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, जो कि म्यूरिन नहीं है लेकिन म्यूरिन के जैसी है, तो क्या बोलेंगे उसको, स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो मतलब क्या होता है, नकली, जो कि आपको एहसास तो करा रहा है लेकिन वो उस काम के लिए नहीं बना हुआ है, बस वहां पे एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे कि पोडिया मतलब होता है पैर, मेरे पैर हैं, ठीक है, मैं कैसा हूं, बाइपोडियल, ठीक है, बाइपोडल है। उसके अलावा कोई टेट्रापोडल भी होता है, हेक्सापोडल भी होता है, जिसके जितने पैर उसमें उतना उसका पोडल कहलाएगा वो, ठीक है। लेकिन जिसके कुछ भी पैर नहीं होंगे लेकिन पैर के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो सूडोपोडिया कहलाता है। अरे हाँ या ना, आ रहा है याद, क्या कहलाता है, सूडोपोडिया। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूरिन की लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो जहां म्यूरिन की लेयर प्रेजेंट है उसको पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं या फिर म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। लेकिन जहां पे ये नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन इसके जैसा कुछ प्रेजेंट होगा, तो म्यूरिन नहीं है तो क्या हो गया, सूडोम्यूरिन। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, म्यूरिन प्रेजेंट है, यहाँ पे सूडोम्यूरिन नहीं है, क्या है, म्यूरिन, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। अरे हाँ या ना, देख पा रहे हो, आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। देखिए, द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम्स। मीसोसोम्स किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती है वो क्या कहलाएंगी, मीसोसोम्स। क्लियर है बात? सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती है वो क्या कहलाएंगी, मीसोसोम्स कहलाएंगी। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए, क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ गया एक कैप्सूल लेयर है, जिसको बहुत ज्यादा कैप्सूल लेयर बोले, कैप्सूल बोले, जो कह लें आप। इसके आगे क्या है, सेल वॉल पाई जा रहा है। ये रहा क्या अपना सेल वॉल, ठीक है। देखिए मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्या है अपना सेल वॉल, दिख रहा है आपको, ठीक है, जो रेड वाला मार्क जा रहा था, ठीक है। चलिए आप फिर से बता रहा हूँ, ये क्या है अपना सेल वॉल। इसके अलावा क्या है उसके नीचे, सेल मेम्ब्रेन। ये तो सबको पता होगा कि सबसे ऊपर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है वही जो है कहीं पे इनफोल्ड हो गया है, गोल गोल मुड़ गया है, वो क्या बन गया है आपका, मीसोसोम्स। क्लियर है बात? लेकिन अगर वो मुड़ा हुआ ना हो, अगर बीच में अंदर सर्कल के रूप में मौजूद है, स्क्वायर के रूप में मौजूद है, तो क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मिड। देखिए जरूर यहाँ पे दिया, ये देखिए प्लाज्मिड। यहाँ पे फ्लैजिलम आप जान रहे हो, सिंगल है तो फ्लैजिलम, एक से अधिक होगा तो फ्लैजिला। आ रही है बात समझ में? फ्लैजिला किस काम में आता है, किस काम में आता है, जो इसका फूड है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा राइबोसोम मौजूद है। कैसा राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना? कैसा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। बाहर क्या मौजूद है, कैप्सूल। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे और डायग्राम को याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे बाहर क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी कहें, वो जहां से मुड़ा हुआ है, जहां से इनफोल्ड्स बने हुए हैं, उसको क्या कहेंगे, मीसोसोम्स कहेंगे। अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मिड। अंदर क्या मौजूद है, 70S राइबोसोम। एक और क्या स्ट्रक्चर मौजूद है, न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल। एक फ्लैजिलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जहां से मुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, मीसोसोम्स। मीसोसोम दिखा आप लोगों को? अरे हाँ या ना? आ रही बात समझ में? चले आगे, चलिए। देखिए, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल जो है खुले में होता है, नेकेड होता है, नग्न होता है, कुछ उसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है।
देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा उसको एनवेलप नहीं किया गया। आप जब भी कोई चीज रखते हैं, जो कोई खास चीज होती है, उसको कैसे रखते हैं, इन्वेलप में करके रखते हैं। ध्यान रखते होंगे जब आप कभी किसी शादी फंक्शन में किसी पार्टी में जाते हैं, तो पिताजी या आपके साथ कोई व्यक्ति जाता है, तो आप देखते होंगे एक लिफाफा लेकर के जाते हैं। आजकल तो सिक्का चिपका रहता है उसमें, 1 रुपए का सिक्का उसमें चिपका रहता है, चमकता हुआ एकदम। उसमें क्या रखते हैं? क्या वो सिक्का लगा के बस 1 रुपए का सिक्का ही दे आते हैं क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ तो रखते हैं। क्या रखते हैं भैया? मुद्रा, बहुत जरूरी। ठीक है, जाए खाएं, खाए ना खाएं, खाना पसंद आए ना आए, उससे मतलब नहीं, मुद्रा तो उसमें रखना पड़ेगा भैया, वो बहुत जरूरी है। तो क्या रखते हैं उसमें? मुद्रा। ठीक है, 100 रखा, 200 रखा, 500 रखा। ठीक है, वो किस काम में आता है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज को रखने के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। क्या लिफाफे का कोई मोल है क्या? 10 रुपए 5 रुपए का आता है। ठीक है, वो अगर खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिफाफा अगर मुद्रा के साथ खो गया तो पिताजी आपकी बैंड बजा देंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, तो उसको कैसे रखा? इन्वेलप में करके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको कैसे रखते हैं? इन्वेलप में करके, उसको कवर करके। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए या फिर दोनों। आ रही बात समझ में? तो डीएनए यहाँ पे क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या उसको कवर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस चीज से कवर होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर तो होना चाहिए, लेकिन क्या कवर किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। देखिए फिर से सेल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, सबसे बाहर आपको दिख रहा होगा कैप्सूल, दिखा? वहां पे जो है हैंडमेड डायग्राम था, यहाँ पे पूरा क्लियर फोटो है। क्या है भैया? फोटो, कलरफुल फोटो, जो भी है कलरफुल फोटो है। आप लोग जो है जब भी को अपना नोट्स बनाते हो, उसमें कलरफुल पेन्स का या लिखने के लिए भी मार्कर का या हाइलाइटर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कलरफुल पेन्स आते हैं, उससे मार्क कर सकते हो। इसके अलावा हाइलाइटर्स आते हैं, उससे मार्क कर सकते हो। जितने ज़्यादा कलर्स आपके कॉपी में दिखेंगे, उतना ज़्यादा कॉपी आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा। और इंटरेस्टिंग दिखेगा दिखाने के लिए नहीं, आपको याद रखाने के लिए। आपको पता होना चाहिए हमारे आईज में रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग रोशनी में भी देख सकें और अंधेरे में भी देख सकें। इसके अलावा हम लोग कलर्स को भी पहचान सकें। अगर इस रूम में कलर्स ना हो, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो क्या आप नहीं पहचान पाओगे कि मैं पुरुष हूँ या महिला, मैं आपका शिक्षक हूँ या आपका सहपाठी, आपके साथ पढ़ने वाला आपका क्लासमेट हो, या फिर मैं आपके साथ पढ़ने वाला आपको पढ़ाने वाला टीचर हूँ? ये पहचानोगे? बिल्कुल पहचान पाओगे। तो फिर कलर क्यों है? ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखें। जो चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखेगी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अरे हाँ या ना? किताब में देखी हुई तस्वीर आपको याद रहती है, फिल्म देख के आते हो आपको याद रहती है, लेकिन वही कार्टून देखते हो आपको याद रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं एक नोट्स लिख करके दे दूं और आपको एक फिल्म एक बार दिखाई जाए, लेकिन नोट्स आप 4 बार याद करोगे फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें कलर्स नहीं है। तो आपको कलर्स यूज करने हैं। एग्जाम में डायग्राम में कलर्स यूज मत कर देना, वहाँ पेंसिल से ही डायग्राम बनाना। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है यार? सेल वॉल। सेल वॉल किससे कवर किया हुआ है? कैप्सूल से। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर बाकी चीजें आपको दिख रही है। ये पाइलस दिख रहा है, फ्लैजिलम दिखा, राइबोसोम दिखा। कैसा राइबोसोम? 70S या फिर 80S? 70S राइबोसोम। अंदर और क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए। यहाँ देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। क्या आपको कवर दिख रहा है? वो नहीं। किससे कवर होना चाहिए था? न्यूक्लियर इन्वेलप से, लेकिन कवर नहीं है। अरे हाँ या ना? चलिए आगे। कह रहा है सेल ऑर्गेनेल आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल उसमें नहीं पाए जाते हैं। आपको चीजें अलग अलग नहीं दिखेंगी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या कोई सेल ऑर्गेनेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा? नहीं। क्या आपको लाइसोसोम दिखा? नहीं। क्या आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखा? नहीं। तो जब ये सब कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्या आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है क्या? यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी होता है, जिसको कैमिलो गोल्जी ने ढूंढा था, ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। तो ये पॉइंट सही नहीं लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट लिखा है, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर केवल और केवल आपने देखा 70S राइबोसोम मौजूद है। इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल मौजूद है क्या? नहीं। अरे हाँ या ना? चलिए
एक और बात आती है यहाँ पे, मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन वन और मोर फ्लैजिला। ठीक है, जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे वन उसमें एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक है, मोटाइल मतलब मोटिलिटी, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता होगी। तो क्षमता कैसे होगी, वो किससे जाएगा, या तो फ्लैजिला से या तो सीलिया से जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो फ्लैजिला क्या काम करता है, चीजों को खाने में मदद करता है, अपने आप को मूवमेंट कराने में, लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। लोकोमोशन और मूवमेंट दो चीजें हैं, दोनों में क्या अंतर है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में तो मैं बताऊंगा ही आपको। आने वाले क्लासेस में जब मैं पढ़ाऊंगा बोन्स के बारे में, जब मैं पढ़ाऊंगा मसल के बारे में, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है लोकोमोशन और क्या होता है मूवमेंट, क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट है या क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है, और क्या अंतर होता है दोनों में, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्लैजिलम आपको दिख रहा है, तो एक या एक से अधिक फ्लैजिला यहाँ मौजूद हो सकते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा। अरे हाँ या ना, चलें आगे, चलिए। देखिए, कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने देखा सिंपल था, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। आ रही बात समझ में? अब बताता हूँ लाइन कैसे। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बिहेवियर, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा था, सिंपल। जैसे कि हमने देखा सबसे ऊपर क्या था, कैप्सूल, फिर क्या था, सेल वॉल, फिर क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जहां से मुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मीजोजोम। अंदर क्या मौजूद है, 70s राइबोसोम। अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। डीएनए कैसा होगा, कवर्ड या अनकवर्ड, अनकवर्ड, उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्वेलप नहीं मौजूद है। होना क्या चाहिए था, न्यूक्लियर इन्वेलप, लेकिन क्या वो है, तो नहीं है। और बात करें तो एक फ्लैजिला या फिर एक से अधिक फ्लैजिला मौजूद है, ताकि वो क्या करे, उसको मोटाइल बना सके, उसको मोबिलिटी दे सके। तो स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल। क्यों, क्योंकि अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं है, अंदर और अंदर में ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं आप जानते हो, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं बेटा, सेल बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा मैं तो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे हाँ या ना, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट लिखा रहा है, इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी है वो बैक्टीरिया का एक ग्रुप शो करेगा। बैक्टीरिया दो तरह के, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। कैसे कैसे, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे हाँ या ना, चलिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो बातें आई, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरह के, जो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना लेगा, जो अपना खाना खुद से बनाएगा वो क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन का मोड हुआ। दो तरह का, एक तो होगा कैसे, केमिकल से सिंथेसिस करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। एक होगा फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट एनर्जी से लेकर के सोलर एनर्जी से क्या बनाएगा, अपना खाना। तो एक हो गया फोटोसिंथेटिक, एक हो गया कीमोसिंथेटिक। अरे हाँ या ना। अगला क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। उसमें आया पारासिटिक। पारासिटिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर डिपेंड रहना अपने भोजन के लिए, उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट। जिस पे डिपेंड रहेगा वो क्या है, होस्ट। जिस पे डिपेंड रहेगा वो क्या है, होस्ट। और जो डिपेंड रहेगा वो क्या है, पैरासाइट। पहला मोड है पैरासाइट, दूसरा मोड क्या है, सेप्रोफाइटिक, जो चीजों को सड़ा गलाकर, यानी कि मृतोपजीव, जो मरे हुए पर, ठीक है, उसको सड़ाएगा, गलाएगा, डिकम्पोज करेगा, वो क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइटिक। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बात आई, बैक्टीरिया होगा ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। अरे हाँ या ना, आ रही बात समझ में? कैसा शो करेगा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कौन, बैक्टीरिया। देखिए, कह रहा है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, जो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे, इन पॉइंट्स को आप लोग ऐड करते चलेंगे।
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला फोटोसिंथेटिक, देखिए डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका कलर ग्रीन क्यों है बताएंगे आप लोग। इस बैक्टीरिया का कलर यहाँ पे ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ पिगमेंट्स पाए जाएंगे जो सनलाइट एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। अगला क्या है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखिए डायग्राम आप देख पा रहे हो, केमिकल से बनाने वाला क्या बनाएगा, अपना भोजन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफिक, जिसके दो प्रकार हो गए, हेट्रोट्रॉफ, दो प्रकार हो गए, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफ्स। मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि कैसे होंगे, एक आएगा सेप्रोफाइट्स हु लिव्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। वैसे मैटर जो कि डेड हो, वो ऑर्गेनिक भी होने चाहिए, ऑर्गेनिक तो होगा तभी तो डेड हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक है और डेड मैटर है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक, किसके द्वारा, जो डिकम्पोजर्स होंगे उन बैक्टीरिया के द्वारा। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। पैरासाइट के रूप में रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, आपका चीजों को सड़ाएगा, चीजों को डिकम्पोज करेगा। अब एक आ रहा है देखिए साइनोबैक्टीरिया, डायग्राम आप देख पा रहे हो साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया जो होता है क्या करेगा, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया होगा क्लियरली, जिसमें हमने बात किया किसके बारे में, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक के बारे में। आगे देखें, साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसमें क्या पाया जाएगा, पिगमेंट। कैसा पिगमेंट भैया, तो क्लोरोफिल, जो कि सिमिलर होगा किसके जैसे, ग्रीन प्लांट के जैसे सिमिलर पाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाएगा कौन, साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। मेरे साथ बार बार रिपीट करेंगे, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ बोलता हूँ, आप क्लास देख रहे होते हो फोन पे लैपटॉप पे जैसे भी देखो, आप क्या करोगे, उसको रिपीट करते चलोगे ताकि आपको दिमाग में वो चीज बैठे, याद हो आसानी से, ताकि जब दोबारा आप रिवीजन करो तो आपको ये ना लगे कि आपने तो ये पढ़ाई नहीं। आ रही बात समझ में, अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हो, क्लास में टीचर्स की बात को मानते हो और चीजों को बार बार रिपीट करते हो, तो आप 70 to 80% चीजें क्लास में ही समझ जाते हो, आपको उसको रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में, रटते वही है जो पढ़ते कम है, पढ़ते वही है जिनको रटना कम है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रटना एकदम जीरो है, रटना भी पड़ सकता है, कुछ चीजें तो रटनी पड़ेंगी आपको थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन कम रटना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, तो देखेंगे ये तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, बिल्कुल पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है। अब ये ग्राफ है, इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक। अब क्या है, इसको भी लेके चलना है आपको, इसको भी लेके चलना है। ये क्या है, रट लो, समझ लो, ठीक है। अगर केवल समझोगे तो रटना कम होगा, केवल रटोगे तो समझना कम, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात, चलिए। हम्म, तो कैसा होगा ये, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होगा। तो बेटा देखो समझो बात को, कि आप केवल रटने से काम नहीं चला सकते हो, ठीक है, आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अगर चीज़ों को रटना छोड़ दोगे तो आप 10% पीछे रह सकते हो, लेकिन 80 to 90% आप आगे ही रहोगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझना छोड़ दोगे तो आप सोचो बस 10 से 20% चीज़ें आप कर पाओगे। आपने आज रटा, आज रट के आप कल एग्जाम दे सकते हो, लेकिन परसों फिर आप अगली क्लास में फंसोगे। हमारी बात समझ में, इसलिए अच्छे से समझो। आप ये सोच के पढ़ो कि कल को मुझे किसी को पढ़ाना है, ये प्रेशर जब माइंड पे रहेगा ना, तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है बना हुआ जो कि आप नहीं निकाल सको। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस लाइन के बारे में बात करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर। देखिए
कैसा है, तो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का है। आगे बात करें तो कॉलोनियल है, कॉलोनीज में रहता है। ठीक है, आप देखेंगे जहां भी होगा एक जैसा कई सारा होगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा, कॉलोनियल। आगे क्या है, फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट्स पाए जाएंगे। ठीक, एक्वेटिक हो सकता है या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक यानी जल में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल यानी थल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बात करें। अच्छा, इसको आप लोग लिखना चाहते हो क्या, इसको लिख लो आप चाहो तो, डायग्राम का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसको लिखना जरूर। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला पॉइंट आता है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स सो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। जो बहुत प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, वो क्या शो करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के मदद से जो है फोटोसिंथेसिस का करना। ठीक है, आगे क्या है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेंट्रल कलरलेस साइटोप्लाज्म सेंट्रोप्लाज्म विथ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जानते हो, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, क्लियर है, जेनेटिक मटेरियल में। एंड पेरिफेरल पिगमेंट क्रोमोप्लाज्म। देखिए आप देख पा रहे हो इस तरह से जो है केल्विन साइकिल जो चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है शुगर दिया हुआ है, CO2 आएगा और शुगर निकलता जाएगा H2O की मदद से और CO2 की मदद से। ये पूरा रिएक्शन चलेगा जिससे O2 बाहर आएगा, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि ATP, NADPH और NAD NADP और ADP वगैरह यहाँ पे जो है मिलके निकलेगा। ठीक है, क्लियर है, एनर्जी बना रहा है, प्रॉपर लाइट रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लाइट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिपिड ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको छोटे छोटे, ये हो गए लिपिड ड्रॉपलेट, ये हो गए, ये सब के सब क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिल रहा है आपको, सर्कुलर सेल, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। ये देखिए जो डीएनए है कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। कैसा मौजूद है भैया, सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। प्रोटीन ग्रेनुल आप देखने को मिल सकते हैं आपको, जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं ये प्रोटीन ग्रेनुल्स है। इसके अलावा आपको राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर है, क्या देखने को मिल रहा है, राइबोसोम। आगे देखिए, फोटोसिंथेटिक लैमेला देखने के लिए मिल रहा है, जो गोल गोल घुमा हुआ है, ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका फोटोसिंथेटिक लैमेला। क्लियर है बात, क्या मौजूद है, फोटोसिंथेटिक लैमेला। आगे देखें तो यहाँ पे देखिए साइनोसोम्स मौजूद है। ठीक है, साइनोसोम्स मौजूद है, जिसको क्या बोलेंगे आपका, फाइकोबिलोसोम्स, फाइकोबिलोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको फाइकोबिलोसोम्स। इन सब चीजों की स्पेलिंग जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, लैमेला हो गया, फाइकोबिलोसोम्स हो गया। मोस्टली ना बोर्ड वाले स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं इन चीजों में, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। उन्हें याद सब रहता है, वो समझते सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में लिखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। आप मान के चलो कि आप 100 मार्क्स का कोई एग्जाम देने बैठे हो, ठीक है, तो बहुत जगह कम मार्क्स का होता है, कहीं बहुत जगह 100 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आप 100 मार्क्स का कोई एग्जाम देने के लिए बैठे हो, ठीक है, और अगर आपने उसमें 20 स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो क्या क्या नुकसान होगा। पहली तो ये कि 20 स्पेलिंग मिस्टेक आपका 20 नंबर लेके चला गया। एक नंबर तो मास्टर जरूर काट लेता है। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो आधा नंबर काटेगा। ठीक है, लेकिन 20 नंबर आपका उससे गया, तो 100 में से 80 तो आप ऐसे ही आ गए, लेकिन आपको याद सब कुछ था, आपके दिमाग में चीजें सारी थी, आपने डायग्राम सारे अच्छे से बनाए थे, लेकिन फिर भी आपका नंबर 20 नंबर कट गया। उसके अलावा टीचर के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये कैसा बच्चा है, होशियार या भोंदू। उसको लगेगा आप भोंदू, लेकिन हो क्या आप, होशियार। अरे मेरे स्टूडेंट हो ना, होशियार ही रहोगे। तो आप सबके बस सब क्या हो, होशियार। लेकिन वहां क्या आप बन गया उसके मन में स्टेरियोटाइप, ये आप क्या है, भोंदू। क्यों, उसको ऐसा लगा कि आप भोंदू हैं क्योंकि आपने क्या किया है, मिस्टेक कर दिया है। कैसा मिस्टेक कर दिया भैया,
स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। एक बच्चा है जो कि न्यूक्लियोइड का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अरे भैया तुम तो बायो का स्टूडेंट हो, तुमने न्यूक्लियोइड का स्पेलिंग मिस्टेक कैसे कर दिया? तुमने लैमेला का स्पेलिंग मिस्टेक कैसे कर दिया? तुमने जिलेटिनस का स्पेलिंग कैसे मिस्टेक कर दिया? तुमने इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, इसका मतलब है कि तुम एक भोंदू स्टूडेंट हो, ऐसा उस टीचर को लगेगा। अब वो क्या करेगा, आपने जो जो चीजें सही भी लिखी है ना, उसको भी बंद आंखों से चेक करेगा। वो देखेगा हाँ हाँ लिखा लिखा, हाँ सही सही सही, लेकिन जिस टेम्परामेंट से वो चेक करना चाहिए था उसको, उसने नहीं किया। तो क्या होगा, जो चीजें आप दिखाना चाह रहे थे उसको हाईलाइट करके, उसको अंडरलाइन करके, या उन चीजों को बोल्ड लिख करके, वो चीजें आप उसको नहीं दिखा पाए, तो हुआ नुकसान। तीसरा नुकसान, आपने जिन चीजों को दिखाने के लिए एग्जाम में समय दिया था, जिसके वजह से आपका और मार्क्स अच्छा आ सके, वो चीज वो देख नहीं पाया। वो समय आप किस चीज में यूटिलाइज कर सकते थे? जो आपको याद नहीं आ रहा है उसको रिकॉल करने में, तो ये भी नुकसान हो गया। तो अगर अच्छे से बना के लिख रहे हो तो प्लीज स्पेलिंग भी सही लिखो, ठीक है। बायोलॉजी मतलब डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी, यही तो है बायोलॉजी। डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी, यही तो है बायोलॉजी। डायग्राम सही बनाओ, डायग्राम क्लियर बनाओ, सुंदर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर बनाओ। डायग्राम सुंदर होना हो, क्लियर होना चाहिए, चीजें अपने 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 सही जगह पे होनी चाहिए, तो हो गया डायग्राम। टर्मिनोलॉजी यानी कि जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हैं वो सही स्पेलिंग होना चाहिए। तो डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी यही है बायोलॉजी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, आप चाहे तो इसको नोट करें। चलिए चलिए, उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कोलोनियल एंड ट्राइकोन्स और फिलामेंटस आर फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय जिलेटिन सीट। जो भी ये सारी चीज होंगी, फिलामेंट्स होंगी, या फिर इसके अलावा जो ट्राइकोन्स देखने मिल रहा है, या फिर कॉलोनीज होंगे, ये सब के सब किससे ढके हुए हैं? एक जेल लाइक स्ट्रक्चर से। इसका नाम क्या है? जिलेटिनस सीट। क्या नाम है भाई? जिलेटिनस सीट इसका नाम है। देखिए जिलेटिन की एक सीट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको लिखोगे, तो आप लोग नोट करोगे। आगे बात करते हैं। दे फॉर्म वाटर ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड एरिया। जो पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पे वाटर ब्लूम्स बनाएंगे। आपको वाटर ब्लूम्स दिख रहा है? अरे बत्तख नहीं दिखना है भाई, बत्तख क्या देख रहा है, ठीक है, बत्तख हंस नहीं ढूंढ रहा। बताओ, मैं बता रहा हूँ वाटर ब्लूम, वो बत्तख देख रहा है, ठीक है, बत्तख नहीं देखना भाई, वो तो ऐसे बेचारा घूम रहा है। तो आपके डायग्राम, आपकी पढ़ाई के चक्कर में बत्तख भाग थोड़ी जाएगा, उसका घर संसार है भाई, उसको छोड़ के नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो देखना क्या है उसको, वाटर ब्लूम्स। ये वाटर ब्लूम्स आपको दिख रहे होंगे, जो ग्रीन पार्ट पूरा दिख रहा है, जो ग्रीन पार्ट है बत्तख के चारों तरफ, ठीक है, बत्तख के चारों तरफ क्या है, ये ग्रीन पार्ट है। ये ग्रीन पार्ट क्या कहलाएगा? वाटर ब्लूम्स। कहाँ पे आएगा? जब वाटर क्या होगा? पॉल्यूटेड होगा। कैसा होगा भैया? वाटर पॉल्यूटेड। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ, बता रहा हूँ वाटर ब्लूम, देख रहे भैया बत्तख। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखिए, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ट्राइको डेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है, प्रेजेंट इन इट। क्या प्रेजेंट होगा भाई? तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम मौजूद होगा। कहां पर? सी में, जिसके वजह से सी का रंग कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। अब बोलोगे सर मुझे तो नीला दिख रहा है। अरे ऊपर का मत देखो, सनलाइट की वजह से क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखो रेडनेस नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको रेडनेस नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? रेड कलर। कैसा हो गया? रेड कलर क्यों हो गया? तो क्या मौजूद है यहाँ पर? आपके ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम मौजूद है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये स्पेलिंग आप लोग नोट अच्छे से करोगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। चलिए आगे बात करें। तो क्या है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम? है क्या? इंसान है क्या? कछुआ है क्या? अरे बैक्टीरिया है। क्या है भाई? बैक्टीरिया। और पॉल्यूटेड एरिया में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? पॉल्यूटेड एरिया में क्या देखने के लिए मिलेगा? अभी बताया मैंने, भूल गए? कोई नहीं,
वहां बत्तख देख रहे थे ना, ठीक है। देखो डायग्राम पीछे, एकदम क्लियर हरा हरा फोटो दिखा है, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा नानी घर में अपने, ये पूरा वाटर ब्लूम, ठीक है। पानी के बीच में खिला होता है सब पूरा, एकदम जो है हरा हरा लेयर, ठीक है। इसको आप लोग कजली काई ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। क्या है वाटर ब्लूम्स, कहाँ मौजूद है, जो पॉल्यूटेड एरिया होंगे। देखिए कह रहा है सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेसिफाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है भाई, हेट्रोसिस्ट मौजूद है, स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट मौजूद है, जो क्या करेगा, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि फिक्स हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया उसको फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे कर रहा है। कहाँ पर, नाइट्रोजन एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में, इसका क्या नाम है, हेट्रोसिस्ट। दो तरह का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, नॉस्टॉक और एनाबीना। आ रही है बात समझ में, अरे हाँ या ना, नॉस्टॉक और एनाबीना, क्लियर है बात। चलिए देखिए, कह रहा है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया होता है जो कि थिक वॉल्ड एकिनेट्स होंगे। थिक वॉल्ड एकिनेट्स जो होगा उसका क्या नाम होगा, हॉर्मोगोनिया। देख रहे हैं बात को, यहाँ देखिए, फ्लैजिला एब्सेंट इन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव या फिर जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वहां पे क्या देखा जाएगा कि फ्लैजिला है या नहीं है। क्या फ्लैजिला एब्सेंट होगा, यस फ्लैजिला एब्सेंट होगा। कहाँ पर, वेजिटेटिव फेज में या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में। तो क्या मौजूद है यहाँ पे, एक हार्मोगोनिया। डायग्राम में आप देख सकते हो हार्मोगोनिया दिख रहा है आपको, अरे हाँ या ना। चलिए इसको नोट करें, आप चाहो तो पॉज करके डायग्राम बना सकते हो। चलिए, आई होप आप लोग इसको देख चुके होंगे। देखिए एकिनेट्स भी दिख रहा है यहाँ पे, एकिनेट्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो हेट्रोसिस्ट है उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसा है ये, स्पेशलाइज्ड सेल है, इसके अंदर क्या करेगा साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। चलिए देखिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे, ये क्या करेंगे, केमिकल्स की मदद से, ठीक है, बिना सनलाइट की मदद से क्या करेंगे, अपने खाने को बनाएंगे, अपने न्यूट्रिशन को लेंगे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने दो चीजें पढ़ी, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो बातें आई, हेट्रोट्रॉपिक और, ये आपका ऑटोट्रॉपिक के अंदर पहले तो पढ़ा हमने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, और जो ऑटोट्रॉप उसके अंदर दो चीजें आई, क्या आई, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। क्लियर है बात। देखिए, तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक जो है, तो कीमोसिंथेटिक सबसे पहले आता है, जो कि केमिकल की मदद से अपना खाना बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अपने जो भी पढ़ा है इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है तो आप आ सकते हैं द सोवरेन इंस्टीट्यूट, जो कि आपका हमारा ऑफलाइन सेंटर है मुंगेर में, और आप इसके बारे में सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।